नमस्ते। कहते हैं परिवर्तन ही संसार का नियम है और भारतीय अर्थव्यवस्था में एक बड़ा बदलाव लाने वाला नियम रहा है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड यानी आईबीसी 2016। जी बिल्कुल। आज हम इसी की इसकी 8 साल की यात्रा पर बात करेंगे। द हिंदू में इसका एक अच्छा विश्लेषण आया है। हाँ, मैंने देखा, काफी विस्तार से बताया है। और ये चर्चा देखिए यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए तो खास तौर पर महत्वपूर्ण हो सकती है, मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिए। सही कहा, ये विषय अक्सर पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आईबीसी से पहले क्या था, कर्ज वसूली कैसे होती थी? देखिए, पहले भी सिस्टम थे, ऐसा नहीं कि कुछ था ही नहीं। सारफेसी एक्ट था, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स डीआरटीज थे। हाँ थे तो, लेकिन सुनने में आता है कि प्रक्रियाएं बहुत लंबी खिंचती थीं, सालों लग जाते थे। बिल्कुल, वही सबसे बड़ी दिक्कत थी। प्रक्रियाएं जटिल थीं, अलग अलग कानून थे और नतीजा वसूली दर बहुत कम थी, पैसा फंस जाता था। आईबीसी का मकसद था कि इन सबको एक जगह लाया जाए, एक तरह हाँ। से स्ट्रीमलाइन किया जाए। हाँ बिल्कुल, एक केंद्रीकृत ढांचा और सबसे अहम एक समय सीमा, मोटे तौर पर 330 दिन की। लक्ष्य यही था कि तेजी से समाधान निकले। और 8 साल बाद नतीजे क्या कहते हैं? कुछ आंकड़े हैं हमारे पास? जी हाँ, आईबीबीआई जो इसकी रेगुलेटरी बॉडी है, उनके मार्च 2025 तक के आंकड़े हैं। इनके मुताबिक लेनदारों ने आईबीसी के जरिए करीब 3.89 लाख करोड़ रुपए वसूले हैं। 3.89 लाख करोड़, ये तो काफी बड़ी रकम है। हाँ, और सिर्फ वसूली ही नहीं, करीब 1194 कंपनियों को बंद होने से बचाया भी गया है। उन्हें एक तरह से नई जिंदगी मिली है। लेकिन मैंने ये भी पढ़ा कि जो कुल दावे थे उनके मुकाबले वसूली दर औसतन 32.8% ही रही है। हाँ, ये आंकड़ा सही है। स्वीकृत दावों के मुकाबले 32.8%। सुनने में शायद ये बहुत ज्यादा न लगे। हाँ, वही मैं सोच रही थी। लेकिन फिर भी वित्त वर्ष 23-24 में बैंकों की जो कुल वसूली हुई, उसमें से लगभग आधी 48% आईबीसी से आई। बिल्कुल, और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये तो सरफेसी और डीआरटी से कहीं ज्यादा है, तो ये सबसे कारगर तरीका बन गया है। हाँ, वसूली के मामले में तो ये सबसे प्रभावी साबित हुआ है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन देखिए, कहानी सिर्फ इन नंबर्स की नहीं है। अच्छा, और क्या है? आईबीसी का एक बहुत बड़ा और शायद सबसे अहम असर हुआ है कर्ज लेने वालों के व्यवहार पर। एक तरह का डर बैठा है। डर? किस तरह का? डिटरेंट इफेक्ट कहते हैं इसे। आंकड़े बताते हैं कि करीब 30,310 मामले, जिनकी कीमत लगभग 13.78 लाख करोड़ थी, वो एनसीएलटी में केस दाखिल होने से पहले ही सुलझ गए। अरे वाह, कोर्ट जाने की नौबत ही नहीं आई। जी, कर्जदार को पता है कि अगर मामला आईबीसी में गया तो कंपनी हाथ से जा सकती है, तो वो पहले ही लेनदारों से समझौता करने की कोशिश करते हैं। आईआईएम बेंगलुरु की एक स्टडी ने भी यही कहा है। क्या कहा है स्टडी ने? कि क्रेडिट अनुशासन, लोन चुकाने की आदत बेहतर हुई है। और इसी का नतीजा है कि बैंकों का ग्रॉस एनपीए, जो मार्च 2018 में 11.2% था, वो मार्च 2024 में घटकर 2.8% रह गया है। 11.2% से 2.8%। ये तो बहुत बड़ा सुधार है। कमाल की बात है ये तो। हाँ, ये वाकई एक बड़ी उपलब्धि है आईबीसी की। लेकिन हर कहानी के 2 पहलू होते हैं, कुछ चुनौतियां भी तो होंगी। सुनने में आ रहा है कि मामले अभी भी लंबे खिंच रहे हैं। हाँ, ये एक चिंता का विषय है। आंकड़े बताते हैं कि करीब 70% मामले अभी भी वो 270 दिन की सीमा पार कर रहे हैं। 78%? ये तो बहुत ज्यादा है। वजह क्या है इसकी? मुख्य वजह एनसीएलटी में देरी है, जजों की कमी है, मुकदमों का बोझ बहुत ज्यादा है, इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कमी है। और वो भूषण पावर एंड स्टील वाला मामला, उसमें सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसलों से थोड़ी अनिश्चितता भी आई है ना? बिल्कुल। उस मामले ने ये सवाल खड़ा कर दिया कि एक बार समाधान योजना मंजूर हो जाए तो क्या उसके बाद भी उस पर कानूनी सवाल उठ सकते हैं। इससे थोड़ी अनिश्चितता कम हुई है। और वो हेयर कट वाली बात, लेनदारों को कितना नुकसान उठाना पड़ता है? हाँ, वो भी एक मुद्दा है। औसतन लेनदारों को अपने दावे का लगभग 67% छोड़ना पड़ रहा है। ये हेयर कट काफी ज्यादा है। 67%? बाप रे। जी, तो ये सब चुनौतियां हैं, देरी, कानूनी अनिश्चितता, बड़े हेयर कट्स। और एक और बात, आजकल जैसे टेक कंपनियां हैं या जिनका बिजनेस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पर आधारित है, हाँ, नए तरह के बिजनेस, उनके लिए शायद मौजूदा नियम पूरी तरह से फिट नहीं बैठते। उनमें भी कुछ बदलाव, कुछ अपडेट की जरूरत महसूस हो रही है। तो कुल मिलाकर देखें तो तस्वीर मिली जुली है। आईबीसी एक बड़ा सुधार तो है, कर्ज संस्कृति बदली है, वसूली बढ़ी है। हाँ, नींव मजबूत है, समाधान पर जोर है, लेनदार केंद्रित है, कोर्ट के बाहर समझौते बढ़े हैं।
ये सब सकारात्मक है। लेकिन अभी भी कुछ बाधाएं हैं, खासकर ये अदालती देरी और कानूनी अस्पष्टता वाली। बिल्कुल। और आगे का रास्ता भी काफी हद तक साफ है। एनसीएलटी की क्षमता बढ़ानी होगी, ज्यादा जज, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। हाँ। और ये सुनिश्चित करना होगा कि जो व्यापारिक फैसले लिए जाते हैं समाधान प्रक्रिया में, उन पर बहुत लंबी कानूनी जांच ना हो। प्री पैक जैसे तेज तरीकों को और बढ़ावा देना होगा। प्री पैक वो क्या है संक्षेप में? वो एक तरह की पहले से तैयार समाधान योजना होती है, जिससे प्रक्रिया तेज हो जाती है। और हाँ, टेक जैसे नए क्षेत्रों के लिए नियमों को और स्पष्ट करना होगा। और ये सब भारत के $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य के लिए भी जरूरी है। बहुत जरूरी। एक कुशल दिवाला समाधान प्रणाली निवेशकों का भरोसा बढ़ाती है, बिजनेस करना आसान बनाती है। सही बात है। तो चलिए जाते जाते अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं जरूर। कि ये जो दिवाला समाधान की रफ्तार है और दूसरी तरफ अदालती प्रक्रिया की निष्पक्षता है, इन दोनों के बीच सही संतुलन कैसे बने? कैसे ये पक्का करें कि प्रक्रिया तेज भी हो और किसी के साथ अन्याय भी ना हो? ये वाकई एक अहम सवाल है सोचने के लिए। तो आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। ये सारी जानकारी द हिंदू के विश्लेषण पर आधारित थी। जी। अगर आपको ये बातचीत, ये विश्लेषण उपयोगी लगा तो प्लीज इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट्स में जरूर पूछें, हम जवाब देने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। धन्यवाद। धन्यवाद।